जय श्री राम। दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्रमा से जुड़े एक ऐसे योग के बारे में जो यदि कुंडली में हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा, आर्थिक अवनति देखने को मिलेगी, जीवन में पैसे को लेकर तंगी का माहौल, घर में क्लेश, इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। इस योग को विष योग कहा जाता है, जो चंद्रमा और शनि की युति, और कई लोग चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो तो उसको भी विष योग की तरह लेते हैं। आप जानेंगे किन कुंडलियों में ये बिल्कुल ही नहीं लगता और किन चार्ट में अगर ये योग हो तो उन्हें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस योग का फल क्या होता है, इसको देखना क्यों चाहिए, देखना कैसे चाहिए, तो आज इन्हीं सभी विषय पर हम बात करेंगे। और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले जानते हैं कि ये योग क्यों बुरा कहा गया। देखिए, एज पर डेफिनेशन चंद्रमा के साथ जब शनि बैठ जाता है तो इस योग का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है इसलिए चंद्रमा के साथ उसकी युति को बुरा लिया गया। पर यदि ऐसा होता तो मंगल चंद्र के योग को लक्ष्मी योग ना कहा जाता, क्योंकि चंद्र मंगल के योग को पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। वहाँ पर भी मंगल क्रूर ग्रह है, यहाँ पर शनि क्रूर ग्रह है, तो फिर ये बात तो पूरी तरह से गले से नहीं उतरती है। अगर हमें इस योग को समझना हो, इसके नकारात्मक फल को समझना हो, तो पहले हमें समझना होगा कि चंद्रमा के क्या कारकत्व हैं और शनि के क्या कारकत्व हैं, और जब ये साथ बैठ जाएंगे तो ये क्या असर करेंगे। शुरू करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा चित्त का कारक बताया गया है, चंद्रमा मन का कारक बताया गया, इमोशन का कारक बताया गया। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत चंचल है, रोज अपना साइज बदल देता है। आज प्रतिपदा के दिन अलग साइज होता है, द्वितीया के दिन अलग हो जाता है। इस तरह से उसके वेरिएशन को वो रिप्रेजेंट करता है। सुख को देखना हो तो भी चंद्रमा का विचार किया जाता है, माँ के बारे में देखना हो तो चंद्रमा का विचार किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में कितनी प्रसन्नता है, कितना खुश रहता है, खुश मिजाजी देखनी हो तो चंद्रमा को देखा जाता है। जो दिल फेंक लोग होते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा बली होता है, ये देखा जाता है। और इसके अलावा निद्रा, नींद का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विचार चंद्रमा से किया जाता है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों के नाम आपको बताए। सुख है, चंचल चित्त है, एक और शिशुत्व, बचपना। आपको पता होगा यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो ये फलित किया जाता है कि बचपन में आप बीमार रहेंगे। तो यानी शिशुत्व का भी विचार आपका चंद्रमा से किया जाता है। अब यदि हम शनि के कारकत्वों पर आए तो क्या देखते हैं। नारद पुराण के अनुसार शनि दुख का कारक ग्रह है, यानी वहाँ पर वो बता रहे थे चित्त है, मन है और यहाँ पे दुख है। तो जब कभी भी शनि चंद्र का योग हो जाता है तो बोलते हैं मन पर दुख हावी हो जाता है। इसके अलावा शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रुकता है। जहाँ चंद्रमा 2.25 दिन लगाता है एक राशि बदलने में, वहाँ पे 2.5 साल लगाता है शनि एक राशि बदलने में। तो वो चंचलता का प्रतीक था, ये स्थिरता का प्रतीक है। ये एक शनि और चंद्रमा के जो मेजर कारकत्व उसमें ये फर्क आता है। ये वृद्धावस्था को इंगित करता है, वो शिशु अवस्था को कर रहा था, ये बुढ़ापे को कर रहा है। एक और चीज़, वहाँ निद्रा की बात हुई थी चंद्रमा के साथ। शनि के साथ हम बुढ़ापे की बात करते हैं और कहते हैं जब वृद्धावस्था आती है तो धीरे धीरे करके नींद अपने आप कम होने लग जाती है, चिंताएं बढ़ जाती है। तो इसलिए शनि और चंद्र के योग को अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा शनि श्रम का भी कारक ग्रह है, हार्ड वर्क का कारक ग्रह है, तो हार्ड वर्किंग बनाता है इंसान को। कई जगह पे ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि शनि आलस्य का कारक ग्रह है, परंतु जहाँ तक मैंने देखा है और जितना समझा है, ये लोग परफेक्शन से काम करने के चक्कर में समय लगा देते हैं, जिस वजह से इन्हें आलसी कहा जाता है। अन्यथा ये मेहनत का, श्रम का कारक ग्रह माना गया है। और शनि एक और चीज़ को इंगित करता है, वो है अपने अहम को खोना। आप देखिए कभी भी दशाक्रम को बृहस्पति और राहु की महादशाओं के बाद शनि की महादशा आती है,
जहाँ राहु कलता का भाव विकसित करता है। यहाँ अगर हम इसे मंगल से ही चालू करें, मंगल की दशा सबसे पहले अगर हम लें तो मंगल कलता का भाव देता है, मैंने किया। राहु उसका और पोषण करता है, आपको और ऊपर चढ़ाता है। बृहस्पति केवल ज्ञान का कारक ग्रह नहीं है, वो अहंकार का कारक ग्रह भी माना गया है। लेकिन जब उसके बाद शनि आता है तो आपका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। तो जो व्यक्ति शुरू से ही मॉडेस्ट हो, डाउन टू अर्थ हो, उनके लिए शनि इतना नकारात्मक ग्रह नहीं होता। शनि उनके लिए ज़्यादा नकारात्मक होता है जिनके मन में कलता का भाव ज़रूरत से ज़्यादा हो, अहम का भाव ज़्यादा हो। तो शनि अहम के भाव को तोड़ने वाला भाव है कि जो करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। इस तरह की सोच अगर कोई ग्रह देता है तो वो शनि देता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, चंद्रमा जहाँ पे प्रसन्न चित्त था, चंचल था, इमोशन था, वहाँ पे ये दुख है, बुढ़ापा है, मेहनत है। तो जब कभी भी कुंडली में ये योग होता है तो इसको बुरा माना गया है। इसके क्या क्या नकारात्मक फल होते हैं? तो पहले तो यही समझिएगा कि मन पर अगर दुख का प्रभाव होगा तो आपको ना कोई भी चीज़ की जब प्राप्ति होगी तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर होगा, या यूँ कहूँ कि आपको नज़र आ जाएगा कि अरे ये काम तो हो गया पर इसमें ये डेंट लगा रह गया, या ये वाले काम में ये दिक्कत रह गई। तो जो दिक्कत वाली चीज़ है वो आपको पहले नज़र आ जाती है। एक दूसरी बात, वो चंचलता का कारक है। आज इस चीज़ पे है, अगले अगले पल चंद्रमा दूसरी चीज़ पे चला जाता है, मन कहीं और चला जाता है। शनि उनको बांध देता है। तो शनि के बांधने की वजह से वो छटपटाहट है। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि अपने मन को कंट्रोल में रखे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे। तो यहाँ पे वो कंट्रोलर का काम, वो अंकुश का काम शनि करता है, और इस वजह से भी छटपटाहट ज़्यादा फील होती है। तो ये एक और कमी है। तो जैसे मैंने कहा, विरक्ति देता है, विरक्ति का भाव भी शनि की वजह से आता है। तो मनस्थिति पे शनि का प्रभाव आपको विरक्ति की ओर लेके जाता है। अब ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो किन फैक्टर्स की वजह से इनमें कमी ज़्यादा होते हैं, कब ये कम हो जाता है, कब ये ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि दुख का भी कारक है, तो ये मान लिया जाता है कि अगर शनि चंद्रमा की होते हैं, जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है कि जो ताउम्र आपको पीड़ा देती रहे, आपके मन को कचोटती रहे। तो इसलिए इसको नेगेटिव माना जाता है। अब मैं अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो इस युति के बुरे और अच्छे परिणाम को बदल देता है। पहले सबसे पहली चीज़ जो और मैं कहूँगा स्वाभाविक भी है उसका विचार, वो है ये, क्या? शनि और चंद्रमा का खुद का बल। आपने कुंडली में चंद्र शनि को साथ तो देख लिया, पर वहाँ पर शनि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो शनि का प्रभाव चंद्रमा पर उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जब भी कभी भी दो ग्रहों की युति होगी तो उन दो ग्रहों के अपने बल का विचार किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए ये पत्रिका है, ये पत्रिका है 19 सितंबर 1982 की, रात को 12:12 कोलकाता वेस्ट बंगाल। मिथुन लगन की पत्रिका है, राहु लगन में है, तीसरे भाव में शुक्र है, चौथे भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि है, पंचम में बृहस्पति है, छठे में मंगल है और सातवें घर में केतु है। कुछ लोग इसे कालसर्प दोष की कुंडली की तरह भी देखेंगे, पर हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में है, तो दिमाग में आया कि ये तो चंद्र शनि योग हो गया। अब चंद्रमा मन का कारक है, हम जानते हैं। इस कुंडली में क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठा है तो स्वाभाविक सी बात है अमावस्या के पास का जन्म होगा, यानी चंद्रमा में बल नहीं है। चंद्रमा जिस भाव का कारक है वहीं बैठा, साथ में उस भाव का स्वामी बुध भी वहीं बैठा, और वो दोनों सूर्य शनि दो अलगाववादी ग्रहों से के प्रभाव में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? सूर्य और शनि दो नकारात्मक ग्रह या अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव, चौथे के स्वामी और चंद्रमा, इन चारों पर, तीनों पर आया। इस वजह से ये कुंडली विष योग के दायरे में आती है। इसको हमें कहना चाहिए कि इस पर विष योग का प्रभाव जरूरत से ज्यादा होगा। अच्छा, इस कुंडली में एक और बात का ध्यान रखिएगा कि यही शनि लगन और लग्नाधिपति यानी कि बुध और मिथुन राशि पर भी प्रभाव डाल रहा है। अष्टमेश एवं नवमेश दोनों होकर, क्योंकि वो अष्टम से अच्छे भाव में बैठा है तो ज़्यादा फल अष्टम के देगा। इस वजह से यहाँ पर नकारात्मक फल मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, क्योंकि एक तो चंद्रमा कमज़ोर हो गया,
अब जिस भाव का कारक है वहीं पीड़ित हो गया, उस भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। तो जो विष योग की हमने नेगेटिव चीज़ें कही, दुखी रहना, घर में क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब एक और कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है 27 सितंबर 1993 की, 11:14 दिन का समय है। ये भी कोलकाता की है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, राहु लगन में है, चौथे भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, सप्तम में केतु है, दशम में शुक्र है, 11वें घर में गुरु सूर्य है और द्वादश में बुध और मंगल है। अब अगर इस पत्रिका की बात की जाए तो इस पत्रिका में भी चंद्रमा चौथे में ही है, चौथे के स्वामी के साथ ही है और शनि चंद्र का योग भी है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है कि ये चंद्रमा पूर्णिमा के पास का है। सूर्य लाभ भाव में बैठा है। अगर आप इस डेट को डालेंगे, पंचांग देखेंगे तो ये पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है। पक्षबली दिग्बली है। मेरा कहने का मतलब है दिग्बल के भी पास है क्योंकि चौथे भाव में है। दिग्बल के पास पहले भी था, लेकिन पहले ये फर्क था कि वहाँ पे सूर्य शनि दोनों साथ थे। यहाँ पर हमें बल्कि ये कहना पड़ेगा कि चतुर्थेश के ऊपर चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रभाव है। चतुर्थ और चतुर्थेश यानी फोर्थ लॉर्ड, इन दोनों पे चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव है। शुक्र भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा के ऊपर। यहाँ पे बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कुंडली में फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ कारक तीनों वीनस के इन्फ्लुएंस में है, जो सुख का कारक माना गया है उसी किताब में जिस किताब में शनि को दुख का कारक बताया गया है। इस आधार पर यहाँ पर विष योग की जो नेगेटिव फल है वो कम हो जाएंगे। इस कुंडली में विष योग होने के बावजूद उस तरह का फल नहीं मिलेगा जैसा कि अपेक्षित होता है, नाम सुन के जैसे हम डर जाते हैं। तो इसको इस तरह देखना चाहिए। एक और कुंडली लेते हैं, इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुरु और क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा और शनि की युति है, दूसरे भाव में है और यहाँ पर चंद्रमा पूर्णिमा के पास का है। एक और जो खास बात है इस कुंडली में वो ये है, जो कि आपको भी देखनी है, जब कभी भी विष योग बन भी जाए कुंडली में, यदि कोई ऐसा ग्रह है जो उन दोनों के बीच में आ रहा है डिग्री वाइज, तो वो इस विष योग को भंग कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, जब राजयोग बन रहा होता है और बीच में कोई ग्रह आ जाता है तो राजयोग भंग तो बड़ी जल्दी कर देते हैं। अरे ये कुंडली में राजयोग भंग हो गया, इसमें 9th लॉर्ड में बीच में 8th हाउस का लॉर्ड आ गया या जो भी है। लेकिन जब कोई बुरा योग भंग हो रहा होता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता। यहाँ पर क्योंकि चंद्र शनि के बीच में यदि ये गुरु हुआ जो कि इस कुंडली में है, तो ये विष योग को नलिफाई कर रहा है। क्योंकि जहाँ शनि जिन चीज़ों का कारक है वहाँ पे गुरु सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म, ज्ञान, संतान, धन का कारक होके चंद्रमा के साथ है। इस कुंडली में पंचमेश भी है गुरु, तो हम कह सकते हैं कि संतान के द्वारा विष योग भंग हो रहा है। अष्टम भाव के द्वारा, ससुराल के द्वारा, पैतृक संपत्ति के द्वारा, समाज में गुडविल के द्वारा और आध्यात्म और ज्योतिष के द्वारा आपका विष योग भंग हो रहा है। ये सब क्यों कहा? क्योंकि बृहस्पति इन चीज़ों का कारक है और इस कुंडली में उन भावों का स्वामी भी है। तो विष योग को देखते वक्त ये भी देखना है कि उन दोनों के बीच में कोई ग्रह तो नहीं है। अगर है तो वो उसके फल में कमी पेशी जरूर करेंगे, या तो कम करेंगे या बढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन लॉर्डशिप एंड देयर नेचुरल बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्टर की बात करते हैं जिसकी वजह से विष योग के जो असर है वो कम ज़्यादा हो जाता है। वो है चंद्रमा और शनि के बीच अंशात्मक दूरी। देखिए, जब कोई दो ग्रह साथ होते हैं, युति करते हैं, तो उस युति के फल का कितना फल मिलेगा ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उन दोनों ग्रहों के बीच में अंशों की दूरी कितनी है। अब यदि एक ग्रह राशि के शुरू में बैठा है और एक ग्रह राशि के अंत में बैठा है, तो उनके बीच का जो फासला है कई बार 20, 21, 22, 27 डिग्री तक हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में 2 अंशों पर है और उसी राशि में शनि भी बैठा है 28 अंशों पर, तो उनमें 26 डिग्री का फासला है। ये कम नहीं होता है। अगर इस तरह का गैप है तो भी आप विष योग को लेकर ज़्यादा ना घबराएं। एक और बात, अगर शनि की डिग्री कम है और वो पीछे है, यानी कि मान लीजिए शनि 2 डिग्री पे है और चंद्रमा 28 डिग्री पर है, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी कुंडली में विष योग है। क्यों? क्योंकि 28 के बाद चंद्रमा कभी वक्री होता नहीं, वो शनि की ओर नहीं, शनि से दूर जा रहा है। और अगर वो शनि से दूर जा रहा है तो जो शनि के नकारात्मक फल थोड़े बहुत भी अगर आपको लग रहे हैं तो वो बिल्कुल खत्म हो गए।
तो जब भी चंद्र शनि की युति का विचार करें, अंशात्मक दूरी भी देखें कितना डिग्री का गैप है। अगर ये 5 डिग्री से कम का है तो ज़रूर ये चिंता का विषय है कि दोनों के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव आएगा। फिर हमने ऊपर वाली जो बात कही, कौन बली है, किस तरह का प्रभाव शनि दे रहा है, उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट था कि डिग्री का डिफरेंस दोनों प्लैनेट के बीच में देखें। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा असर डालती है वो है भाव आधिपत्य। भाई आपने कुंडली में चंद्रमा और शनि को जोड़कर जो उनके नैसर्गिक कारकत्व थे उसके आधार पर इस युति को बुरा कह दिया। मैं दोबारा बोलूँगा, ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, कि हमने क्या किया, दोनों हाउसेस, दोनों प्लैनेट की लॉर्डशिप ली, और उस लॉर्डशिप नहीं ली, सॉरी, सिर्फ नेचुरल बिहेवियर लिया जो उनके ट्रेट हमने पढ़े अलग अलग किताबों में, और उसको क्लब करके हमने कहा भैया ये तो विषयोग हो गया। लेकिन क्या होगा अगर पत्रिका में शनि शुभ भाव का स्वामी हो और चंद्रमा अशुभ भाव का स्वामी हो, या दोनों शुभ भाव के स्वामी हो? एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। जैसे ये पत्रिका है, ये पत्रिका है 29 जून 1991, 8:15 का जन्म है और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की कुंडली है। इस कुंडली में लग्नाधिपति शनि लगन में ही विराजित है, साथ में उनके चंद्रमा है। चंद्रमा कौन? सप्तमाधिपति चंद्रमा लगन में आके बैठा है। अब एक व्यक्ति इसको विषयोग की तरह देख रहा है और दूसरा ये कह रहा है कि लग्नेश सप्तमेश की लगन में युति है, जिसको बृहस्पति और शुक्र जैसे कारक ग्रह, कारक मतलब जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो इस युति को देख भी रहे हैं। न केवल इस युति को देख रहे हैं बल्कि लगन को और सप्तम भाव को, दोनों को प्रभावित भी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लगन, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश सभी गुरु, शुक्र और मंगल के प्रभाव में है। क्या इस कुंडली को भी मैं विषयोग की संज्ञा दूं, क्योंकि चंद्रमा तो यहां भी शनि के साथ है? ये है योग तो है ये, लेकिन क्योंकि लग्नाधिपति शनि स्वयं है, यहां पर इस विषयोग का प्रभाव इस जातक को नहीं अपितु इसकी जीवन संगिनी को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तमाधिपति होकर शनि के साथ है। तो यहाँ पर चंद्रमा मन का कारक अभी भी है जैसे और कुंडलियों में होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भावाधिपत्य शनि का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लग्नाधिपति हुआ भाई, और उसके साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर आके बैठ रहा है जो पक्ष बली भी है, या यूँ कहो पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है, तो ये तो फायदा देना चाहिए, नुकसान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह इस विषयोग के प्रभाव को भी विषयोग की संज्ञा देना कुछ क्या नाइंसाफी होगी। इसको इस तरह ना बोलते हुए हमें ये ज़रूर कह देना चाहिए कि चंद्र शनि का है, थोड़ी विरक्ति रहेगी वगैरह वगैरह, लेकिन इतना ज़्यादा नकारात्मक ये योग रहा ही नहीं इस कुंडली में। अगले कुंडली की बात करते हैं, जैसे ये कुंडली है। अब इस कुंडली में लाभ आधिपति चंद्रमा, लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा, ये कुंडली है। मैं उनके लिए जिन दर्शकों के नेत्रों में कोई विकार है या वो कई बार नहीं पढ़ पाते, कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई थी, उनके लिए मैं एक बार इस कुंडली को पढ़ देता हूँ। 5 मई 1970 की कुंडली है, 4:50 दोपहर का जन्म है, दिल्ली का। इस कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में तुला राशि का गुरु है, छठे भाव में कुंभ का राहु है, अष्टम में शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध है, नवम में मंगल और शुक्र है, और 12वें घर में केतु। तो इस कुंडली में क्योंकि ये कन्या लगन की कुंडली है, 11वें घर का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में अग्नि तत्व राशि में गया, वहां पर वो सूर्य के साथ बैठा जो कि अगेन एक अग्नि तत्व ग्रह है, और अमावस्या के पास का हुआ। इसके अलावा 2 शुभ ग्रह गुरु और बुध का भी प्रभाव चंद्रमा पर है, लेकिन दोनों वक्री है, और अंशात्मक दूरी यहाँ पे बहुत मैटर करती है कि कौन किसके पास कौन किसके दूर है। तो यहाँ पर बुध की डिग्री ज़्यादा है और सूर्य बीच में है, शनि और चंद्रमा की डिग्री आसपास है। शनि चंद्रमा यहाँ पर अगेन विषयोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाभ आधिपति शनि के साथ बैठा है, और वो शनि यहाँ पर छठे भाव का भी स्वामी है, साथ में सूर्य बैठा है जो द्वादश भाव का स्वामी है, और चंद्रमा पक्ष बलहीन भी है। इस आधार पर ये विषयोग इनकम से जुड़े नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये व्यक्ति कभी भी अपनी इनकम को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लाभ आधिपति अष्टम में पीड़ित हो रहा है, और वही शनि चंद्रमा दुख
आय भाव के स्वामी के ऊपर दुख, मन के कारक के ऊपर होने के कारण ये ज़्यादा नकारात्मक योग है। इसमें एक बात और भी है कि शनि की दृष्टि चौथे भाव के स्वामी गुरु पर भी आती है। तो यानी अगर विश्व योग बन रहा है चंद्र शनि का, उसके साथ साथ शनि चौथे को भी देख ले, तो ये एक चिंता का विषय है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इस कुंडली में विश्व योग वाले प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो इससे पहले कुंडली थी उसमें कम देखने को मिलेंगे। अब इन सबसे ऊपर की बात, जो सबसे मैं कहूँगा, वैसे तो ये भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन जो अब ये पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ वो मुझे लगता है कि बाकी तीन पर भारी पड़ता है, वो है जातक की राशि और लगन। देखिए, व्यक्ति को दुख होता कब है, कब उसे बुरा लगता है? उसको बुरा तब लगता है या दुख तब होता है व्यक्ति को जब उसकी अपेक्षाओं के अनुसार प्रकृति उसको चीज़ें नहीं देती, या यूँ कहे संसार में जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उसकी अपेक्षाएं हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ऐशो आराम हो, और उसको ना मिले तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति को दुख होगा। परंतु यदि व्यक्ति को इसकी चाह ही ना हो, तो यदि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, तो या व्यक्ति भौतिक सुख तो चाहता है परंतु इतनी एक्सट्रीम चाह नहीं है, इतनी उसकी उस इच्छा इतनी प्रबल नहीं है कि अगर नहीं मिला तो वो दुखी हो जाएगा। एक शब्द आता है शास्त्रों में, उदासीन, न्यूट्रल, मिल गया तो भी, नहीं मिला तो भी। वो कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह का जो व्यवहार है कि ना तो मेरे शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है। बल्कि मुझे यहाँ पे अभी रिसेंटली कहीं बात हो रही थी शिव तांडव स्तोत्र के बारे में, कि भाई शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही प्रबल स्तोत्र है और लोगों से पढ़ा नहीं जाता वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे यही शेयर कर रहा था कि अगर आप उसके अर्थ को समझें कि शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने भगवान शिव से मांगा क्या है, तो आपको पढ़कर बड़ा अच्छी अनुभूति होती है। जहाँ पे रावण ये कह रहा होता है कि मुझे कब ऐसा समय दिखाएंगे प्रभु कि मैं एक मिट्टी के ढेर में और सोने में, राजा में और फ़कीर में, महिला में और किसी बदसूरत जीव में फ़र्क ना करूं, मेरे लिए सब सम हो जाए। तो ये सम होने वाला भाव, न्यूट्रल होने वाला भाव अगर आपकी कुंडली में है, तो आपके लिए शनि चंद्र की युति क्या कर लेगी। वो कहते हैं ना, वो एक जोक बोला जाता है जिसमें कहा जाता है, वो हाथ दिखा रहा होता है ज्योतिषी को, पंडित जी को। पंडित जी बोलते हैं कि इतने रुपए दो तो ये हो जाएगा, इतने रुपए दो। वो बोलता है मेरी जेब में तो इतने भी नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं कि भैया फिर तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही बात है कि अगर आप उदासीन हैं, अगर आप न्यूट्रल हैं, तो शनि चंद्र योग इतना ख़राब नहीं होता। वो कैसे देखते कुंडली में, उसके बारे में जिक्र करूँगा मैं। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, यूपी के किसी एक गांव से दो संत महात्मा अपनी पत्रिका दिखाने मुझे आए। तो गेरुए वस्त्र और लंबी दाढ़ी, और जब वो एंटर किए तो मैं देखकर मैंने कहा ये कौन है। तो पूछा तो बताया गया जी ये एक आश्रम के हेड है और आध्यात्मिक उन्नति इन्होंने बहुत की है वगैरह वगैरह। तो जब वो मिले तो अब मैंने पैरों के हाथ लगाया, उनको बिठाया और बात करने लगा। तो उनकी कुंडली में था ये शनि चंद्र योग, मुझे आज भी याद है। और ये बात होगी 7-8 साल पुरानी, कम से कम शायद। तो जो भी है, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा अरे आपकी कुंडली में तो शनि चंद्र की युति है, विषय योग है। तो बोले कि हमें जीवन में चाहिए ये था, हम चाहते थे कि ये सब चीज़ें छूट जाएंगी तो ही तो मैं तरक्की कर पाऊंगा। तो उन लोगों के लिए ये शनि चंद्र योग खराब नहीं है। ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं जिन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो उन पर विषय योग का प्रभाव कम आता है। जैसे पुष्य है, जैसे चित्रा है, जैसे उत्तरा भाद्रपदा है, जैसे रेवती है, और भी बहुत सारे ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें यदि चंद्रमा हो तो चंद्र शनि का जो प्रभाव है कम हो जाता है। दूसरा, ऐसे ग्रहों का प्रभाव, मान लीजिए आपके चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा है और बृहस्पति शनि की राशि में है या सूर्य की राशि में है। चंद्रमा सूर्य की या शनि की राशि में, उसको बृहस्पति देख रहा है और शनि भी देख रहा है, तो वहाँ पे तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाएगा। जितने बड़े बड़े बाबा हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ श्री औरबिंदो रहे या मेहर बाबा रहे, जिन्होंने 40 साल तक मौन व्रत धारण किया, 40-41 साल तक। और चाहे स्वामी विवेकानंद हो या और भी ऐसे बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनकी कुंडलियों में शनि चंद्र की युति मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि उन्हें जीवन से इच्छाएं वही थी, लेकिन वो पीड़ित होके नहीं गए अलग। एक बात और समझिएगा,
अगर मेरा चंद्रमा शुक्र की राशि में है, बुध से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है और फिर शनि आ जाए साथ में, तो भैया यहाँ तो कहानी खराब है, क्योंकि मेरी तो इच्छा ये थी कि भैया मेरे पास शुक्र वाली चीज़ें हो, मरकरी वाली चीज़ें, बुध वाली चीज़ें हो, राहु का प्रभाव हो, और मुझे साथ में मिला कौन? शनि। तो आपको कुंडली में लगन और चंद्र राशि देख के ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इस व्यक्ति को जीवन में चाहिए क्या। अगर उसे भौतिक सुख चाहिए और तब चंद्र शनि की युति है, तो भैया ये तो फिर प्रकृति आपको खींच के, घसीट के अलग करेगी सुख समृद्धि से, और इस वजह से आप दुखी रहेंगे। जैसे ये पत्रिका है, ये पत्रिका है 8 जुलाई 1993 की, रात को 12:10 रेवाड़ी हरियाणा का जन्म है। मीन लगन की कुंडली है, तीसरे भाव में शुक्र केतु है, चौथे में सूर्य, पंचम में बुध, छठे में मंगल, सातवें में गुरु, राहु नवम में और चंद्र शनि 12वें घर में। अब ये जातक सिख कम्युनिटी का है। इसका लग्न अगर आप देखेंगे तो आपको बृहस्पति का मीन लगन दिखाई देगा, जो काल पुरुष का 12वां भाव है। उस लग्न पर गुरु की दृष्टि नजर आएगी, जो आध्यात्म और ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा इनका कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में शनि के साथ बैठा है। लग्न गुरु का, राशि शनि की, और दोनों पर उनके अधिपतियों की दृष्टि। ये जातक अब दिल्ली में ही है, और आप इसे कभी मिलना हो तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में रात में चले जाइए, वहाँ सेवा कर रहे होते हैं, लोगों के जूते रखने का काम। सेवा भावी तो ऑलमोस्ट सारी सिख कम्युनिटी होती है, जितने लोगों से मिलने को मिलता है उनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो ये व्यक्ति वहाँ पर सेवा दे रहा होता है। कई बार जैसे मैं कहूँ कि मिलते हैं तो अच्छे घर के होने के बावजूद, मतलब इसमें मंदिर में और गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए अच्छे या बुरे घर का होने की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सबके ऊपर बैठे हैं, तो वहाँ पर ये सेवा कर रहा होता है। तो यहाँ चंद्र शनि के योग का कोई बुरा फल नहीं है। 1993 का चार्ट है अगर आप देखें तो, और इस उम्र में ये अभी से इस तरफ इसका रुझान है। परमात्मा ने चाहा तो ये बहुत आगे भी उन्नति करेंगे इस दिशा में। तो यहाँ पर विषयों का कोई कुप्रभाव जातक पर नहीं पड़ा, और अभी तक तो स्थिति परमात्मा की कृपा से अच्छी चल रही है। इसके बाद इस कुंडली को देखते हैं। यहाँ पे मिथुन लग्न है, बुध का लग्न, और बुध लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। एक बार मैं जल्दी से कुंडली बता देता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि अगर डिटेल नहीं बोलूँगा तो कई लोगों को देखने में बाद में दिक्कत आएगी। तो ये 11 दिसंबर 1976 की कुंडली है, शनिवार का दिन, रात को 8:20 और मुंबई महाराष्ट्र जन्म स्थान है। मिथुन लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में चंद्र शनि है, पंचम में राहु है, छठे में मंगल और सूर्य है, सप्तम में मरकरी है, बुध है, अष्टम में शुक्र है, और 11वें घर में गुरु केतु है। अब यहाँ पर लग्न में मिथुन राशि आई। मिथुन राशि जिस में एक कपल आता है, आप जानते ही हैं, बुध की राशि है, भोग की राशि है, काल पुरुष की राशि का तीसरा भाव है, काम त्रिकोण का पहला भाव है, और उस पर बुध की दृष्टि आ रही है अलॉन्ग विद मार्स एंड राहु। मंगल, राहु, बुध, ये तीनों लग्न को देख रहे हैं। अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो चंद्र राशि इनकी कर्क बनती है, इमोशनल साइन बनती है, उस पर शुक्र की दृष्टि है जो भोग का कारक है, और वहां पर शनि साथ में है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा रुझान, मेरी इच्छाएं, भोग विलास, विपरीत लिंग के लोगों के साथ संबंध या उनके साथ उठना बैठना, इमोशनल साइन है तो भावनात्मक संबंध, वो सब बनाने का, और वहाँ पर ये शनि आ जाए तो ये वो दूध में नींबू के रस की तरह है कि जो एक बूंद ही काफ़ी है आपको दुख देने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव पर भी शनि की दृष्टि है अलॉन्ग विद फोर्थ साइन एंड फोर्थ नेचुरल फोर्थ लॉर्ड मून। तो इस प्रभाव की वजह से यहाँ पर ये जातिका क्षमा कीजिएगा, ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर विषयोग अपना परिणाम दे रहा है, वहाँ पर नहीं दे रहा था। तो इस तरह आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह का ग्रह पर प्रभाव आ रहा है। एक कुंडली में आपको और दिखाता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको एक कुंडली के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप बताइए इन नियमों को लगा के कि आपको कि कैसे विषयोग का फल इस कुंडली में नज़र आता है। ये कुंडली है 12/1/1863 की, 6:33 कलकत्ता का जन्म है।
धनु लगन की कुंडली, लगन में सूर्य, दूसरे भाव में शुक्र बुध, पंचम में मंगल, छठे में केतु, 10वें घर में शनि और चंद्रमा, 11वें में बृहस्पति, 12वें में राहु और लगन में सूर्य। देखिए लगन को लेकर मैं तो खैर बहुत ज़्यादा आप देख ही सकते हैं 1863 का कुंडली है, तो हम नहीं कह सकते कि कितना सटीक ये लग्न होगा, परंतु यदि जो ये पॉपुलर लग्न है अगर यही लग्न रहा हो तो इस जातक का धनु लग्न है जिसमें लगन में सूर्य विराजित है। राशि यद्यपि यहाँ पे कन्या है जो कि बुध की राशि है, परंतु वहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ है। लगन और चंद्रमा का विचार करें तो वहाँ पे बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और सूर्य का लगन में प्रभाव देखें तो कहीं ना कहीं अध्यात्म, दर्शन शास्त्र के प्रति रुचि आदि को ये दर्शाता है। ये विषयोग इस जातक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। ये चार्ट है स्वामी विवेकानंद का। हम जानते हैं कि कितनी कम उम्र में उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया था। अनफॉर्चुनेटली आयु उनकी कम रही, लेकिन अगर आप उनकी उपलब्धियों के बारे में सोचें तो 100 साल बुरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है 32-33 साल की एक अच्छी ज़िंदगी जीना। वो इन्होंने जिया और उसमें इन्होंने बहुत उन्नति भी करी, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करी। तो यहाँ चंद्र शनि योग का कोई नकारात्मक फल जातक को महसूस नहीं हुआ। अब ये कुंडली आप लोगों के लिए है। ये है 23 मई 1968 की कुंडली है। 7 बजकर क्षमा कीजिएगा 7:15 जन्म समय है और लिविंगस्टन जाम्बिया है बर्थ प्लेस। वृषभ लगन की कुंडली, लगन में शुक्र सूर्य मंगल, दूसरे भाव में बुध, चौथे में गुरु, पंचम में केतु और लाभ भाव में शनि चंद्र राहु का योग है। आप देखिए और बताइए कि इसे आप किस तरह देखेंगे। इस योग के बारे में, विश्व योग के बारे में आपकी इस चार्ट के बारे में क्या राय है वो मुझे बताइएगा ज़रूर, जिससे मुझे भी क्लियर हो कि मैं कितना समझा पाया, कितना आप लोगों के दिमाग में मैं ये बात डाल पाया। आगे से भी ना कोई भी योग हो, चाहे अच्छा या बुरा, जैसे कि मैं बाकी विद्यार्थियों को भी अपने यही कहता हूँ कि योग का नाम देखते ही घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और योग का नाम देखते ही बहुत चढ़ने की भी वो कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी कुंडली में फलाना राजयोग है या इस तरह का फल मिलेगा, क्योंकि इन सब के मूल में जाना आवश्यक है। इन सब की बेसिक टेंडेंसी को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो योगों के नाम के आधार पर अगर आपने फलित कर दिया तो हो लिया, तो वो उसका फल नहीं मिल पाता। फिर कहीं ना कहीं ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही बदनाम होते हैं। तो आप अपने आप को बहुत बेसिक लेवल पे रखिए, कारकत्व समझिए ग्रहों के, उनका बल समझिए, उनके भावाधिपत्य को समझिए। और जैसा मैंने एंड में कहा कि जिन लोगों की इच्छाएं क्या है, हर एक व्यक्ति के अपने जीवन में कोई अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उसके आधार पर विषयोग के फल को ज़्यादा या कम आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज तो शायद लेंथ भी सही है। लोग कहते थे आपकी वीडियो बड़ी छोटी होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। आज शायद नहीं हुई होगी, तो अगर नहीं हुई हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ आज आपको अच्छा लगा। वरना लोग लिखते हैं प्यासे को बूंद और पता नहीं क्या क्या, वो पढ़कर मुझे लगता है कि मैंने शायद छोटा वीडियो बना दिया। बट आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, दे कैन लाइक दिस वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ज्योतिष संबंधित अगर आपको और वीडियो देखना है तो इस चैनल पे कुछ अच्छे वीडियो, मुझे लगता है कि अच्छे हैं, बाकी तो आप ही लोग बताएंगे, वीडियोस हैं, क्वालिटी वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ, चंद्रमा के ही किसी और दोष के साथ। जय श्री राम।